Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे हम अपने 12th क्लास को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट किया था। अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें ये पूरा चैप्टर हमारा किस पर बेस है? महाभारत के एडिशन पर बेस है। यानी कि आपने पढ़ा कि महाभारत को क्या किया गया था? कंपाइल किया गया था। कंपाइल करने का मतलब क्या है? जगह जगह से महाभारत के एविडेंस लेकर आए गए और उनको इकट्ठा करके फिर महाभारत पर स्टडी की गई, पढ़ा गया, देखा गया कि वहां उस दौरान समाज में किस तरीके के कल्चर्स को फॉलो किया जाता था, किस तरह की वहां पर सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। इन सभी बातों के बारे में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हम आए थे, जो हमारा टॉपिक है, जहां पर पैट्रिलिनिटी पर आए थे, यानी कि पितृ सत्तात्मक पर आए थे कि पुराने टाइम से ही जो बेटे होते हैं उनको पिता की जो प्रॉपर्टी है, जो धन संपदा होती है, उस पर अधिकार दिया जाता था। तो ये कब से स्टार्ट होता है और किस तरीके से स्टार्ट होता है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखें, पैट्रिलिनिटी। अब जैसे महाभारत के बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कजन्स के बीच में लड़ाई होती है। थोड़ा सा इस स्टोरी को आप सुने और एनालिसिस करें कि किस तरीके से आपस में ये झगड़े होते हैं। जैसे दो भाई कौन? धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। अब इन दो भाइयों में धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। उनको फिर इस कारण, इस कमी के कारण, शारीरिक कमी के कारण उनको क्या नहीं बनाया जाता? राजा नहीं बनाया जाता। इसके बाद जो पांडु होते हैं, पांडु उनके भाई जो हैं, उनको क्या दिया जाता है? राजपाट दिया जाता है। इसका मतलब ये सीधा है कि उस दौरान ये बिल्कुल फिक्स था कि जो फिजिकली फिट होता है उसको क्या बनाया जाएगा? राजा बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो पांडु थे वो फिजिकली फिट थे, तो उनको क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो पांडु है उनकी डेथ हो जाती है, और ये जो पांडु और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, जो कौरव वगैरह हैं, वो काफी छोटे थे, जिसके कारण मजबूरी में धृतराष्ट्र क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो पांडु और कौरव बड़े होने लग जाते हैं, बड़े होते हैं, तो आपस में इनके मन मुटाव भी बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि जनता पांडु के पुत्रों को ज्यादा पसंद करती थी बजाय किसके? कौरवों के। अब इस तरीके से आप एक तरफ बड़ा बेटा देखते हैं, युधिष्ठिर होता है, और एक तरफ बड़ा बेटा होता है, दुर्योधन होता है। तो इन सभी के बातों में जैसे वो बड़े होते जाते हैं, इसी तरीके से जो दुर्योधन होते हैं उनके मन में ये आना स्टार्ट हो जाता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है युधिष्ठिर को क्या बनाया जाए? राजा बनाया जाए। क्योंकि धीरे धीरे जो जनता थी वो पसंद कर रही थी, किसको पसंद कर रही थी? पांडु पुत्रों को पसंद कर रही थी। और अब इस बात से जेलस होकर, यानी कि जलन के कारण, जो दुर्योधन है वो अपने पिताजी के पास आते हैं। आपके चैप्टर में एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं। कौन? दुर्योधन अपने पिताजी से कन्वर्सेशन करते हैं कि आपके शरीर के अंदर कमी थी। कहने का मतलब दुर्योधन अपने पिताजी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर कमी थी, जिसके कारण आपको राजपाट नहीं मिला। लेकिन इस मजबूरी में कौन बने? पांडु बने। अब मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि पांडु के जो पुत्र हैं वो क्या बने? राजा बने। अगर उनमें से, पांडु के पुत्र में से राजा बनते हैं तो हमारे अधिकार बिल्कुल छीन लिए जाएंगे। इस तरीके से शुरुआत होती है, महाभारत की शुरुआत होती है। और जो गांधारी जी होती हैं वो दुर्योधन को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, हम आपस में मिलकर शासन करेंगे, रूल करेंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, परिवार के सदस्य सभी समान होते हैं। परिवार के अंदर अगर कोई राजा है तो वो हमारे ही परिवार से है। आप इन सभी बातों के बारे में सोचना
छोड़ दे। ये कौन कहती है? गांधारी कहती है। लेकिन गांधारी की बात को नहीं सुनते, कौन नहीं सुनते? दुर्योधन नहीं सुनते। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध का अंजाम तो हमेशा ही क्या होता है? बुरा होता है। इस कहानी में इस तरीके से हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ये सोशल कल्चर को बताता है। किसको बताता है? सोशल कल्चर, कि उस दौरान समाज में जो मेल कैटेगरी थी वो डोमिनेंस कर रही थी, जो आज तक डोमिनेंस कर रही है। कहने का मतलब क्या है? जो धन है, संपदा है, प्रॉपर्टी है, वो कहां से कहां ट्रांसफर होती थी? एक मेल राजा से और एक मेल पुत्र तक ही जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती थी। या बड़े लेवल पर जो महत्व दिया जाता था वो किसको दिया जाता था? बेटों को महत्व दिया जाता था। इन्हीं सभी बातों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे स्टोरी ऑफ महाभारत हैज मेनी इंस्टेंसेस वेयर वी कैन आइडेंटिफाई व्हेन हाउ द किंगशिप रिलेशन चेंज, यानी कि आपस में जो राजसी रिलेशंस होते हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। हमने देखा कि दो कजन भाई थे लेकिन आपस में उनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। किसको लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर युद्ध होता है। इट डिस्क्राइब द फ्यूड ओवर द लैंड पावर बिटवीन द टू ग्रुप्स, कौरवास एंड द पांडवास। और इसमें कुरु प्रदेश में इनकी क्या होती है? लड़ाई होती है। इन सभी बातों के बारे में हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अल्टीमेटली द कंफ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल, पांडवास वर विक्टोरियस। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में जीतने वाले कौन होते हैं? पांडु पुत्र जीतने वाले होते हैं। आफ्टर दिस पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज द प्रोक्लेम अंडर इट्स सन कुड क्लेम द रिसोर्स ऑफ देयर फादर व्हेन द लीडर डेड। और इस तरीके से उस सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है कि किस तरीके से जो पुत्र होते हैं अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जता सकते हैं। इसी को पैट्रिलिनिटी कहते हैं। आगे, इंक्लूड द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग। राजा की जो थ्रोन होता है, जो क्या है? ताज होता है, उस पर भी वो क्लेम कर सकते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे। आगे, some when there were no sons and the brothers succeed one another or other kingmen claim the throne। अब ये कहते हैं कि हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि किसी राजा का अपना बेटा ना हो तो फिर उसके जो रिलेशन में लगने वाले व्यक्ति होते हैं वो उस प्रॉपर्टी पर क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। इतिहास में एक दो एग्जाम्पल ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल आता है कि महिला के पास अपनी क्या थी? प्रॉपर्टी थी। उन्होंने कुछ जमीन क्या है? किसी ब्राह्मण को क्या की थी? दान में दी थी। लेकिन बहुत ही कम एविडेंस ऐसे मिलते हैं। पुराने टाइम से ही ऐसा है कि महिलाओं को अधिकार नहीं होते थे। किसकी प्रॉपर्टी में? अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में या फिर अपने पति की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होते थे। इसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझते हैं कि शुरुआत में जो ह्यूमन रहते थे ना, वो कैसे रहते थे? हम फॉरेस्ट से अपना क्या करते थे? शुरुआत में फॉरेस्ट से अपना सर्वाइवल करते थे, यानी कि निर्वाह करते थे। लेकिन जब जब क्या है, हमने सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट किया, यानी कि जो स्थायी लाइफ होती है उसको जीना स्टार्ट किया, यानी कि हमने अपने खेत डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। खेतों के साथ साथ जो मवेशी होते हैं, क्या होते हैं? मवेशी जैसे गाय है, गायों को बड़े लेवल पर पालना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से सबसे बड़ा धन किसको मानते थे शुरुआत में? गाय। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अमीर होगा। फिर क्या है, हमने स्टेबल लाइफ को जीना स्टार्ट किया, अपने खेत डेवलप किए, खेतों में जितना प्रोडक्शन होता उसको हम फिर लेते और मार्केट में जाते, बाजार डेवलप होने लग गए। तो इस तरीके से जब स्थायी लाइफ होती है ना, सेटल लाइफ होती है, तब बेटों के महत्व को समझा जाने लगा। कहने का मतलब जो लड़कियां होती हैं वो फिजिकली कमजोर होती हैं, तो सोसाइटी में ये थॉट्स बनने स्टार्ट हो गई कि हमारे कुल में, परिवार में, हमारे क्लैन में जितने ज्यादा बेटे होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो फीमेल कैटेगरी थी, कौन सी फीमेल कैटेगरी थी, उनका महत्व धीरे धीरे क्या होने लग गया?
कम होने लग गया। यानी कि अगर वेद और पुराणों की बातें करें तो उस दौरान लड़के और लड़की में बहुत ज्यादा क्या नहीं होता था, फर्क नहीं होता था। जैसे जैसे समाज हमारे इस टाइम की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है, यानी कि वेदों पुराणों की बातें करें, उसके बाद वाला जो समाज होता है उसमें फीमेल कैटेगरी का महत्व कम होता है। किस कारण कम होता है कि सेटल लाइफ को जीना हमने स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, नोमैडिक लाइफ जीना या फिर फॉरेस्ट से सरवाइव करना, इस तरीके से रहता था। उसमें कोई मन में ये विचार ही नहीं आता था ये लड़का है या ये लड़की है। लेकिन जैसे ही सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किया, एक जगह पर रहना स्टार्ट किया, तो वहां पर पावर की जरूरत होती है। यानी कि अपनी जमीन पर कंट्रोल रखने के लिए किसकी जरूरत थी, पावर की जरूरत। और पावर की जरूरत है तो वहां पर आप जितने ज्यादा आपके सन्स होंगे यानी कि बेटे होंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप क्या कर पाएंगे, अपनी जमीन पर कंट्रोल कर पाएंगे। समय के साथ साथ ये चीजें आगे बढ़ती रही। फिर जैसे बड़े बड़े राजा बनने लग गए, राजा बनने लग गए तो परिवार भी काफी बड़े होते थे, और परिवार काफी बड़े होते थे तो जो कजन ब्रदर्स वगैरह होते थे वो भी काफी बड़ी फैमिली बन जाती थी, जिसके कारण उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर क्या होने लग गए, झगड़े होने लग गए। उसी का उदाहरण है आपकी महाभारत, उसी का उदाहरण है। तो इस तरीके से जैसे पुराण और वेदों का जो टाइम था उस दौरान फीमेल की जो सिचुएशन थी वो काफी अच्छी थी। जैसे ही इंसान ने सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट किया, वहां पर लड़कों का महत्व क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। आगे देखिए, इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन लाइक प्रभावती गुप्ता, मैंने बताया ना कि वैसे तो प्रॉपर्टी पर अधिकार हमारे इतिहास के रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, यानी कि बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर ये देखा कि लड़कियों को या महिलाओं को कुछ अधिकार प्रॉपर्टी पर थे। आगे आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें प्रभावती गुप्ता ने क्या है, एक दंगून नाम का जो गांव है वो क्या किया था, दान किया था। चनाल स्वामी नामक एक ब्राह्मण को दान किया था। आपको एक कॉलम में मिलेगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो इस तरीके से दान करती है, एक ब्राह्मण को, एक गांव को दान करती है, जिसमें पूरा जो टैक्स लेने का अधिकार किसको दिया जाता है, ब्राह्मण को दिया जाता है। इस तरीके से आप वहां से उसको देख सकते हैं, प्रभावती गुप्ता। आगे देखिए, और ये देखो एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है अपने कुल में ही शादियां करना। जैसे आप जो कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटी आप देखते होंगे कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर आती जाती रहती है, या फिर अपने जो मवेशी हैं उनको लेकर जाते हैं, तो वो ज्यादातर अपने ही क्लेन में शादियां करते हैं। तो इस तरीके से एंडोगैमी, एंडोगैमी ये हमेशा जो आपके इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उनमें आते हैं। एंडोगैमी मीन्स द मैरिज विद इन अ यूनिट। दिस इज यूनिट कुड बी अ किंग ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप हो सकता है, कास्ट हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, अ ग्रुप लिविंग इन अ सम लोकेलिटी। ऐसा ग्रुप जो एक फिक्स एरिया में रहता है, वो अपने उसी एरिया में या फिर उसी लोकेलिटी में उसी कास्ट में शादी करना, वो क्या कहलाता है, एंडोगैमी कहलाता है। एक्सोगैमी मैरिज आउटसाइड द यूनिट, अपनी यूनिट से बाहर शादियां करना, वो क्या कहलाता है, एक्सोगैमी। पोलीगैमी का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति यानी कि मेल, ऐसा मेल जिसकी कई सारी पत्नियां होती हैं, वो क्या कहलाता है, पोलीगैमी कहलाता है। पोलीएंड्री, पोलीएंड्री जो आपकी द्रौपदी है वो पोलीएंड्री का एग्जाम्पल है कि जो एक महिला जो कई सारे जिसके पति होते हैं वो क्या कहलाता है, पॉलीएंड्री कहलाता है। ये फैक्ट्स होते हैं, इनको ऐसे कैसे याद करना होता है। आगे देखो, रूल्स ऑफ मैरिज, यानी कि किस तरीके से जो है शादी परफॉर्म की जाती थी। शादी कैसे होती थी कि ज्यादातर शादियां ऐसे होती थी कि जो पिता है वो अपनी बेटी की एज को देखकर, यानी कि 14 to 15 एज में शादियां ज्यादा की जाती थी पुराने टाइम में, तो एक अच्छा वर चुनकर और अच्छे समय पर क्या है, अपनी बेटी की शादी करता था। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं उनकी शादी की जाती थी। While son were important for the continuity of the patrilineage,
यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना जाता था? बेटों को माना जाता था। लेकिन डॉटर्स वर व्यूड डिफरेंटली इन दिस फ्रेमवर्क, और लड़कियों का क्या है, अलग ही था। क्या था? देखो, दे हैड नो क्लेम टू द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि अपने पुराने टाइम में अपने पिता की प्रॉपर्टी पर लड़कियां अधिकार नहीं जता सकती थी। मैरिंग देन इनटू द फैमिली आउटसाइड द किंग वाज कंसीडर्ड डिजायरेबल, एक अच्छा वर देखकर उनके पिताजी उनकी दूसरे क्लैन में शादी कर देते थे, दूसरे परिवार में, कुल में शादी कर देते थे। इसी दिस सिस्टम इज कॉल्ड द एक्सोगेमी, इसको क्या कहते हैं? एक्सोगेमी कहते हैं। Lives of women, especially of the family that claim high status, were regulated so that they can be married at the right time to right man। ये कह रहे हैं कि जो फैमिली होती थी, जो परिवार वाले होते थे, जो एक महिला के, लड़की के परिवार वाले होते थे, एक सही समय पर और एक सही व्यक्ति के साथ क्या कर देते थे? लड़कियों की शादी कर देते थे। दिस गेव राइज टू द बिलीफ ऑफ द कन्यादाना, और उसको क्या कहा जाता है? कन्यादाना। द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन मैरिज वाज द इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। और धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे बाहर के क्लैन में शादी करना ये एक रिवाज बन गई, जिसको क्या कहा जाने लग गया? कन्यादान कहा जाने लग गया। और कन्यादान धीरे धीरे करके एक धार्मिक पवित्र कार्य बन गया, जिसको कौन करते थे? एक पिताजी के द्वारा अपनी बेटी को क्या किया जाता था? दान दिया जाता था। यानी कि एक पिताजी अपनी बेटी को दान में देते थे, जिससे दूसरे परिवार में उनकी क्या हो जाती थी? शादियां हो जाती थी। इस तरीके से रूल्स ऑफ मैरिज देखो, विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टर्म्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है कि धीरे धीरे जो शादियां हैं, शादियों का जो दायरा है वो क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। कैसे? कि पुराने टाइम में धीरे धीरे जैसे मार्केट डेवलप होती है, क्या होती है? मार्केट, शहर डेवलप होते हैं, तो शहर डेवलप होंगे तो एक शहर से दूसरे शहर में हमेशा क्या होती रहेगी? मूवमेंट्स ऑफ द पीपल होती रहेगी। कहने का मतलब एक शहर से दूसरे शहर में लोग आते जाते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, तो आपस में क्या होगी? कन्वर्सेशंस होगी, कम्युनिकेशंस उनके बीच में होगी। किस तरीके से? कि वो बातें करेंगे कि हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके से शादियां होती हैं, आपके यहाँ पर वो बड़ा परिवार है, आपके वहां पर वो बड़ा परिवार है। इस तरीके से आपस में उनकी क्या होती? कन्वर्सेशंस होती। कन्वर्सेशन होती तो जो एक्सोगेमी है ना, उसको ज्यादा बढ़ावा मिला। कहने का मतलब अपने क्लेम से बाहर जो शादियां है वो शादियां की जाने लग गई कि यहाँ पर ये कुल उस जाति का ही है, लेकिन ये काफी बड़ा परिवार है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी इस परिवार में कर दें। तो इस तरह के जो विचार है वो धीरे धीरे क्या होने लग गए? फैलने लग गए। और वो किसके कारण हुआ? वो ट्रेड के कारण हुआ। यानी कि जो बड़े लेवल पर जो ट्रेड डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, आपस में लोगों ने मिलना स्टार्ट किया, कम्युनिकेशंस करना स्टार्ट किया, तो इससे विचार आपस में लेन देन विचारों का हुआ, और इस तरीके से जो एक्सोगेमी है उसको ज्यादा परफॉर्म किया जाने लग गया। देखो क्या कह रहे हैं? विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स, यानी कि नए नए शहर बनने लग गए, बिकम द मोर कॉम्प्लेक्स, पीपल फ्रॉम द नियर, यानी कि पास से दूर से बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलते, क्या? सामान खरीदने और बेचने के लिए मिलते, उनके बीच में क्या होती? बातें होती। दिस मे हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ द अर्लियर बिलीफ्स एंड द प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब हम उनकी सोसाइटी के अंदर कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में उनके बीच में क्या होते थे? डिस्कशंस होते थे। आगे, faced with this challenge, the Brahmanas responded by the laying down the code of the social behavior and great details। कहने का मतलब क्या है? अब धीरे धीरे जो ब्राह्मण होते थे उन्होंने धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उन्होंने धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों को लिखा, जिसमें रूल्स लिख दिए, नियम्स लिख दिए कि किस तरीके से
आप अपनी सोसाइटी के अंदर अपने समाज को बहुत बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। आपको कहाँ और किस परिवार में क्या करनी चाहिए, शादियां करनी चाहिए, क्या आपको गोत्र के अनुसार शादी करनी चाहिए या गोत्र से बाहर शादियां करनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में डिटेल में लिखना स्टार्ट कर दिया। किसने? ब्राह्मणों ने, जो किसमें लिखा? धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में लिखना स्टार्ट कर दिया। आगे देखो, दे वर मीन टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मणा इन द पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल फ्रॉम द 500 BC these norms were complicated in Sanskrit texts called the धर्म सूत्रा और धर्म शास्त्रास। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट सच वर्क मनुस्मृति, और इनमें से सबसे इंपोर्टेंट जो ये काम किया गया था वो किसमें किया गया था? मनुस्मृति के अंदर। यानी कि मनुस्मृति में ये सभी बातें कब से कब तक के बीच में इनको कंपाइल किया गया? 200 BC से लेकर 200 C तक इनको क्या किया गया था? कंपाइल किया गया था। आगे देखें, रूल्स ऑफ मैरिजेस। अब और सुनेंगे, ऑथर्स ऑफ दीज टेक्स्ट क्लेम द यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ टेक्सेस एंड प्रिस्क्राइब दैट दे मस्ट बी ओबेड बाय द एवरीवन। अब ये जो धर्म शास्त्र या धर्म सूत्रास जो लिखे गए थे उनमें ये बिल्कुल ये कह दिया गया कि जो ये ब्राह्मण कम्युनिटी जैसे लिख रही है तो वो क्या है कि वो सभी रूल्स बहुत ही अच्छे और सोच समझ कर लिखे गए हैं, जिसके अनुसार ही क्या करनी चाहिए? लड़कियों की शादी करनी चाहिए। बट ड्यू टू द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द difficulties of the communication, their application was not be uniform and alike at all the places। अब देखो, इसका सिंपल सा तरीका है, आप अपने आज के इंडिया के बारे में सोचें। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका शादी करने का तरीका अलग होता है, जो हिंदू कम्युनिटी है उनका शादी करने का तरीका अलग होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? साउथ इंडिया में जाते हैं, तो उनका तरीका अलग होता है। कहने का मतलब वो दायरा अलग अलग होता है। हिंदू कम्युनिटी अपने एक परिवार को छोड़कर अपनी जाति को देखते हुए अपनी जाति में ही दूसरे परिवारों में शादी कर सकते हैं। ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी क्या करती है? अपने जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन को छोड़कर फिर वो बाकी किसी के साथ भी, जैसे मेरा भाई है या फिर चचेरा भाई है, इस तरीके से, या फिर बुआ का लड़का है, इस तरीके से शादियां वहां पर हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस तो बना दिए थे, लेकिन अलग अलग जो सोसाइटी थी, जो कम्युनिटी थी, जो क्या है, जो आपके धर्म थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। कहने का मतलब शादियां अलग अलग तरीके से आज भी क्या है? सोसाइटी के अंदर देखी जाती हैं। आगे देखें, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग इज दैट धर्म sutras and the dharma shastras recognized as many as 8 form of marriage। यानी कि जो धर्म शास्त्र हैं, धर्म सूत्रास हैं, उनमें कितनी फॉर्म ऑफ मैरिज लिखी गई हैं? उनमें 8 फॉर्म ऑफ मैरिज लिखी गई हैं, यानी कि 8 तरीके की शादियां लिखी गई हैं, जिनमें 4 तरीके की जो शादियां होती हैं उनको बेस्ट माना है और 4 तरीके की जो शादी हैं उनको ज्यादा बेहतर नहीं माना गया है। देखो, ऑफ दीज 4 वर कंसिडर्ड गुड एंड रिमेनिंग 4 वर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब खराब मानी गई है। इट पॉसिबल दैट दे वर प्रैक्टिस्ड बाय द दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। यानी कि 4 शादियां तो जो ब्राह्मणों ने बहुत बेहतर बताई हैं उनको अच्छी कैटेगरी में रख दिया, और 4 शादियां ऐसी जिनको अच्छी कैटेगरी में नहीं रखा। इसका मतलब जो शादी करने का तरीका है वो क्या हो, सोसाइटी के अंदर जिसको क्या माना गया है? गलत माना गया है। आगे देखिए, इसको कल पढ़ेंगे। जैसे हमारी 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेज बताई गई हैं, यानी कि 8 प्रकार की ऐसी कौन सी शादियां हैं, 4 प्रकार की कौन सी शादी है जिनको बेस्ट माना गया है, और 4 प्रकार की जो शादियां हैं जिनको अच्छा नहीं माना गया, इनको हम कल वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।